बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मॉलिक्यूलर मास एंड द फार्मूला मास। तो ये पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो है केमिकल स्पीशीज़ पढ़ेंगे और आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल। तो आइंस हमारे पास ये मौजूद है यहाँ तक, और इसके अलावा जो है ये सारा आइंस के बारे में ही किताब के अंदर बता रहा है। जो है आइंस ये ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर आइंस होता है, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। और ये जो है हमारे पास फ्री रेडिकल है, तो ये बीटीबी के मुताबिक है। तो हम लोग इसको सिंपल करके जो है अपने नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है द मॉलिक्यूलर मास। तो द मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कहता है द टोटल मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। किसी खास मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटम का जो टोटल मास है, खास पार्टिकल के अंदर तमाम एटम का जो टोटल मास होता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो नोन एज मोलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। इट इज easily if we calculate sum of masses of all atom present in a molecule। ये आसान हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटम का जो है मुकम्मल मास है उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, तो H2O है। तो हाइड्रोजन हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास 1 है, ऑक्सीजन इसका 16 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटी है यानी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रख दिया। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 1 रख दिया। तो 1 2 द 2 हो जाता है, 16 1 द 16। तो 16 2 जो है कितने हो जाते हैं? 18। तो कहते हैं सो द मोलर मास ऑफ H2O, वाटर का जो मोलर मास हो जाता है वो है 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद है द फार्मूला मास। तो कहता है द फार्मूला मास इज आल्सो कैलकुलेटेड इन सेम मैनर। यानी जिस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से फार्मूला मास को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जो फार्मूला मास है हमारे पास, फार्मूला मास ऑफ CaNO3 है, इसके बारे में हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास कैल्शियम को रख दिया, नाइट्रोजन को रख दिया, ऑक्सीजन को रख दिया। तो उसके बाद इसकी जो है ना मॉलिक्यूलर मास देखना है कि इनके अंदर जो है ना कैल्शियम के अंदर कितना मास है, 14 है। नाइट्रोजन का भी, अच्छा, कैल्शियम का 40 है, नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो उसके बाद देखना है कि इसके कितने एटम है। आपके पास 1 है कैल्शियम, इसको जो हमारे पास Ca जो है 1 है, तो इसको यहाँ पे रख दिया 1 है। नाइट्रोजन इसको जो है ना 2 है हमारे पास। कैसे 2 है? यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है, तो 2 1 दा 2 हो जाता है। अब ऑक्सीजन है, ये हमारे पास 3 मौजूद है, तो 2 3 दा 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 रख दिया। तो 41 दा 40 और 14 2 दा जो है 28 हो जाता है। 16 6 दा 96 हो जाता है। तो इन तीनों को फिर प्लस करना है, हम लोगों ने जमा करना है, ऐड करना है। तो 40 प्लस 28 प्लस 96, तो 146 हो जाता है। तो कहते हैं द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 इज 164 AMU। जो फार्मूला मास है कैल्शियम नाइट्रेट का वो कितना है? 164 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद आता है द केमिकल स्पीशीज। तो केमिकल स्पीशीज क्या होती है? कहता है केमिकल स्पीशीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल स्पीशीज होते हैं ये केमिकल कंपाउंड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। केमिकल स्पीशीज केमिकल कंपाउंड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यानी जैसे हमारे पास दीवार होती है, तो दीवार किससे? ईंट से मिलके बनी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास भी केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकल स्पीशीज से ही मिलके बने होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल। तो आइंस क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्जेस। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास चार्ज मौजूद हो, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास चार्ज मौजूद हो वो हमारे पास आइंस कहलाता है। अब इनके ऊपर चार्ज क्यों आती है? तो रीजन बता रहा है, ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है यानी किसी से लिया है, या लॉस किया या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इस वजह से इनके ऊपर चार्जेस आ जाती हैं, कॉल्ड आइन। तो कैल्शियम जो है हमारे पास सोडियम है Na+, क्लोरीन है Cl, पोटाशियम है। तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने जो है किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, मतलब इसी ने किसी से ले लिया है। सोडियम के ऊपर जो है पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने भी किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है।
तो कहते हैं टू टाइप्स ऑफ आइंस, आइंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। जो केटाइन होता है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच हैव पॉजिटिव चार्ज, एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस की चार्ज हो, उसको हम लोग केटाइन कहते हैं। जैसा कि सोडियम है, इसके ऊपर प्लस की चार्ज है तो ये हमारे पास केटाइन कहलाएगा, और इसके अलावा जो है पोटाशियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये भी हमारे पास केटाइन कहलाएगा। और इसके बाद है एनाइन, तो कहता है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव नेगेटिव चार्ज, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, माइनस की चार्ज मौजूद हो, उसको हम लोग एनाइन कहते हैं। तो एग्जांपल है Cl माइनस है, ऑक्सीजन है, ये भी हमारे पास माइनस की चार्ज मौजूद है, यानी इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ऑक्सीजन ने भी और क्लोरीन ने भी। तो उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर आइंस, कहता है व्हेन मॉलिक्यूल्स लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ले ले या किसी को दे दे इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। जैसे कि O2 है, पॉजिटिव चार्ज है, N2 है, पॉजिटिव चार्ज है, O2 नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद है N2 नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला किसी से इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे रहा है, इसने भी किसी को दे दिया है, ऑक्सीजन ने किसी से ले लिया, इस वजह से नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने भी किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वजह से नेगेटिव चार्ज। तो लास्ट है, कहता है फ्री रेडिकल, अ फ्री रेडिकल इज एन एटम विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रेडिकल एक एटम ही होता है, लेकिन इनके पास विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होता है, अनपेयर यानी इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसा कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखे सिंगल इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे पेयर है, जोड़ा जोड़ा मौजूद है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन सिंगल मौजूद है। तो जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर मौजूद होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। तो फ्री रेडिकल आर मोर रिएक्टिव, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। रेडिकल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंबशन, जो रेडिकल्स होते हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कंबशन, किसी चीज को जलाने के लिए। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, इसको एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, प्लाज्मा केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, बायो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, इन मेनी अदर केमिकल प्रोसेस, और बहुत सारे दूसरे केमिकल प्रोसेस को पढ़ने के लिए भी बहुत ही अहम होता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा कल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।